नमस्कार, कल का बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर हैं आपका ये मनपसंद शो, जहां पर हम आपके लिए करवाते हैं कल के बाजार की तैयारी। तो यहां पर जो बुधवार का दिन है, बाजार हैं बंद, लेकिन गुरुवार को खुलेंगे तो आपके लिए तैयारी कराना हमारे लिए ज़रूरी है। आप सभी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं 7045220000 पर, व्हाट्सएप कर सकते हैं ये सवाल अपने। और इसके अलावा आपका जो मनपसंद शो यानी कल का बाजार है वो फेसबुक और एक्स पर भी लाइव रहता है, तो आप वहाँ पर हमारा शो देखते देखते हमें सवाल पूछ सकते हैं। आपको बस मैसेज बॉक्स या कमेंट बॉक्स में जाना है, अपना सवाल लिख देना है, बाकी आप हम पर छोड़िए। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सरवेन श्रीवास्तव। सरवेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हम दर्शकों के सवाल लेंगे और साथ ही बाजार जब खुलेंगे तो किस तरीके से बाजार में हमें डील करना है उसकी तैयारी दर्शकों को करवाएंगे। तो उससे पहले बात कर लेते हैं आज के बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। बाजार ऊपरी स्तर से आज फिसल कर बंद हुए। सेंसेक्स आज 100 करीब 90 अंक गिरकर 74,483 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स के आसपास गिरकर 22,605 पर बंद हुआ। आज सबसे ज़्यादा खरीदारी हमने ऑटो, रियल्टी, पीएससी शेयरों में देखी। वहीं आईटी, मेटल, तेल और गैस इंडेक्स आज गिरावट के साथ बंद हुए। एफआईआई और डीआईआई के आंकड़े आपको बता देते हैं। तो आज किस तरह का बाजार रहा। एफआईआईज ने आज खरीदारी की 1,071 करोड़ से ज़्यादा की, और डीआईआईज ने भी खरीदारी की आज 1,429 करोड़ से ज़्यादा की। और साथ ही एक बड़ी खबर जो आज है कि गोदरेज जो परिवार है, गोदरेज फैमिली है, वहाँ पर जो है सोर्सेज हमें बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि वहाँ पर जो संपत्ति है उसके बंटवारे पर एक सहमति बन रही है। यतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो यतिन, क्या कह रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, के हवाले से हमको ये जानकारी आ रही है कि पिछले 2-3 सालों से जो गोदरेज ग्रुप के बंटवारे को लेके और फैमिली सेटलमेंट को लेके दिक्कतें आ रही थी, वो अब एक एमिकेबल सेटलमेंट अग्रीमेंट में बदल चुका है। इसकी औपचारिक अनाउंसमेंट किसी भी वक्त अवेटेड है और किसी भी वक्त ये आ सकती है। और जो फैमिली समूह है, जो कि 2 भाई हैं, सगे भाई, आदि गोदरेज और नादिर गोदरेज, इनके बीच में जो लिस्टेड कंपनीज हैं गोदरेज ग्रुप की, जैसे गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, जो लिस्टेड कंपनी है, वो ज्यादा करके जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो इनके भाग में आएंगी। और जो अनलिस्टेड गोदरेज बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर करती है, डिफेंस कारोबार है, लैंड बैंक है और बहुत सारे अनलिस्टेड कारोबार है गोदरेज ग्रुप के, वो इनके दूसरे कजिन जमशेद गोदरेज और उनकी जो बहन है, उनके फैमिली के अंदर उसका सेटलमेंट किया जाएगा। और ऑब्वियसली जहां तक कि गोदरेज ग्रुप का सवाल है, हमने दोनों ही समूहों को ईमेल किया है, किसी भी प्रकार की टिप्पणी अभी तक नहीं मिली। लेकिन हाँ, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द फैमिली सेटलमेंट जो है गोदरेज ग्रुप का अनाउंस हो सकता है किसी भी वक्त एक्सचेंजेस को, और मीडिया को इसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। जी यतिन, बहुत शुक्रिया। तो गोदरेज ग्रुप के अंदर एक बड़ी हलचल, जहां पर जो संपत्ति है वो फैमिली में किस तरीके से डिवाइड होगी उस पर चीज़ें निकल कर आ रही हैं। यतिन ने पूरा ब्यौरा दिया और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस पर औपचारिक मोहर लगती हुई भी दिखाई देगी। राइट, तो चलिए, ये भी एक बड़ी अहम खबर होगी जो मार्केट को शायद इम्पैक्ट करती हुई नजर आएगी, वो भी हम बात करेंगे सरवेन जी से। लेकिन उससे पहले सर्वेंद्र, तो देखिए, सोमवार को मार्केट्स खुले, बहुत शानदार हमने देखा कि रैली नजर आई मार्केट के अंदर, लेकिन मंगलवार के दिन वो चीज़ थोड़ी सी जाती रही और बाजार उतार चढ़ाव का शिकार रहे। अब जब एक दिन के अवकाश के बाद गुरुवार को मार्केट्स खुलेंगे, तब क्या उम्मीद की जाए? देखिए विपिन जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन लेवल्स पे हम अब ट्रेड कर रहे हैं, हफ्ता बड़ा बड़ा क्रूशियल है। और आज मंथली क्लोजेस भी आ गए, तो अभी भाव का भी हम पूरा ठीक से देख नहीं पाए हैं, तो देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन से स्टॉक्स में मंथली में क्या सेटअप्स बने हैं, तो थोड़ी क्लैरिटी वहां से डेफिनेटली इमर्ज होगी। और बट ये चीज तो बहुत क्लियर है कि भाई अपर एंड पे आप देखिए बड़ा शार्प प्रॉफिट टेकिंग आज आ रही है। 22,650, 22,700 उन एरियाज पे जाके कहीं किन्हीं कारणों से 30-40 पॉइंट आज भी ऊपर गया, बट टिक नहीं पा रहा है। और ये एक बहुत लंबे अवधि की एक आप अगर वहां पे देखेंगे तो बहुत लंबे अवधि का रेजिस्टेंस उस एरिया में आया हुआ है। 15-16 साल की एक रेजिस्टेंस लाइन है जो उस एरियाज में कहीं कामकाज कर रही है। उन्हीं के आसपास लास्ट 4-5 महीनों से, देखिए लोग बोलेंगे कोइंसिडेंस है कि लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है, बाजार अटकता है, कोइंसिडेंस है, बट कोइंसिडेंस लास्ट 5 महीने से चल रहा है, तो उसको कोइंसिडेंस नहीं बोलेंगे। जब भी वहां जा रहा है
एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग आ जा रही है। तो थॉट यही है कि भाई जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं होता, जो हमने लास्ट शो में बात की थी कि जब तक ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा तब तक यही रहेगा दायरा, ऊपर के अपसाइड कैप्ड है। अब थोड़ी सी लाइन थोड़ी ऊपर चली गई इस महीने 40 पॉइंट और, तो अब आप बोलेंगे लास्ट महीने हम 22,650 22,700 बोल रहे थे, अब कमिंग मंथ के लिए हम बोलेंगे 22,700 22,750 जो आज का भी हाई जहां लगा है। आई थिंक जब तक ये नहीं निकलता है तब तक आपके पास रुझान रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव है। बट फिलहाल मुझे लगता है कि पहला गिरावट 22,100 की तरफ आएगी, 22,100 की तरफ आएगी, और जब वो टूट जाएगा तो और गहराएगा, तो सेलिंग और गहरा सकती है। बट इन द मीन टाइम मुझे नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए लगता है कि 22,100 से लेके 22,750 की निफ्टी में रेंज रहेगी स्पॉट में। चलिए, तो अगले कुछ दिनों तक 22,100 से 22,750 ये रेंज में निफ्टी घूमता हुआ नजर आएगा। ये सरवेन जी का एनालिसिस है और इसी के आधार पे हम आपको भी कहेंगे कि आप बाजार को जो भी आपके अपने फंडामेंटल्स हैं, लेकिन उसमें इस बात का भी ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पे सरवेन, ये जो खबर अभी हमने ली गोदरेज ग्रुप, ये काफ़ी समय से एंटिसिपेटेड चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी बाजार में क्या कोई रिएक्शन होता हुआ दिखाई देगा हमको गुरुवार के दिन? देखिए, सेंटिमेंट वाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ग्रुप जो है कोई बहुत ज्यादा आई थिंक इंडाइसेस का मेजर पार्ट नहीं है, तो आई थिंक ब्रॉडर मार्केट्स में उतना प्रेशर नहीं रहेगा। बट ये सेंटिमेंट वाइज किसी बड़ी फैमिली का या किसी भी बड़े समूह का अगर बिना झगड़े लड़ाई के कुछ काम निपट जाए तो आई थिंक ज्यादा बेहतर रहता है। तो आई थिंक उस हिसाब से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। बट बहुत ज्यादा इंडाइसेस पे असर होगा ऐसा मेरा मानना नहीं। जी, और पर्टिकुलर इस कंपनी के जो लिस्टेड एंटिटीज हैं उन पर कुछ खास असर होता हुआ आप देख रहे हैं? अब देखिए, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि जब इवेंट हो जाए, इस तरह की न्यूज़ आती है, तो 1-2 दिन बाजार के हिसाब से उसको पचाने दें, कोई जल्दी नहीं है। हर चीज अपने एक लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं खड़ी होती है, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में। बट गर्मा गर्म के न्यूज में और कहीं कॉर्पोरेट डेवलपमेंट न्यूज में आदमी घुसता है तो क्या है, कभी निराशा और कभी सरप्राइजेस मिल जाते हैं। तो 1-2 दिन मैं इसको डाइजेस्ट होने दूंगा, उसके बाद ही मैं फिर इस ग्रुप पे नया कॉल उठाऊंगा। ओके, राइट। चलिए, गोदरेज ग्रुप पे बात हो गई। अब सर्वेंद्र, थर्सडे को जो मार्केट रहेगा उसके लिहाज से कहीं पर्टिकुलर शेयर्स पे आपकी नजर रहेगी? जी बिल्कुल रहेगी, और आई थिंक मिक्स्ड बैग है बाजार इस समय। और मैंने बोला कि दोनों तरफ के आपको ट्रेड्स मिलते हैं। मैं यूजुअली दिन की ब्रेथ के साथ जाता हूं, तो आज की ब्रेथ क्योंकि थोड़ी सी नेगेटिव है, तो 6633 इन फेवर ऑफ ब्रेथ की। भाई ब्रेथ थोड़ी सी आज नेगेटिव थी, तो एक ही बाय ट्रेड है जो एवर्ट में है। आई थिंक एक 15-20 दिन का अच्छा गिरावट यहाँ पे मैच्योर हो गया है, मोमेंटम ओवरसोल्ड हो गया है, और अब एक लग रहा है कि आज के मूव के बाद की एक अपटिक यहाँ पे आ सकता है नेक्स्ट 1 से 2 दिन के लिए। तो एवर्ट में मुझे लगता है कि ऊपर में 27,400 के टारगेट्स पॉसिबली कहीं आ जाएंगे। 26,000 से थोड़ा नीचे 22,990 पे आप एक स्टॉप लॉस जरूर नेक्स्ट 2 दिन के लिए लगा के चलेंगे, अगर आप एवर ट्रेड कर रहे हैं लॉन्ग साइड में। स्पॉट के लेवल्स हैं, ध्यान रखिए, सारे लेवल स्पॉट के इनफैक्ट। और जो रिमेनिंग 2 ट्रेड्स हैं, आई थिंक वो दोनों मैंने कहा ब्रेथ के साथ जाऊंगा, थोड़ी ब्रेथ नेगेटिव थी। तो अल्ट्राटेक, जहां हमें लगता है कि 10,000 का जो साइकोलॉजिकल आंकड़ा है, ये बहुत लास्ट 15-20 दिनों से और कुछ महीनों से, लास्ट महीनों में जब अटेम्प्ट किया है तो वहां से उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि नीचे में इमीडिएटली नेक्स्ट 1-2 दिन में 9800 के लेवल्स यहाँ नीचे में आपको अल्ट्राटेक के लिए आते हुए दिखेंगे। अगर आप वो ट्रेड कर रहे हैं तो 10,057 पे, माफ करिएगा ग्राफिक्स में अगर कहीं गलती हुई हो, तो 10,057 पे आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस अल्ट्राटेक में लगा के जरूर रखेंगे। और एक लास्ट ट्रेड है एबी कैपिटल, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बढ़त, बहुत ओवरसोल्ड हो गया है। और आज का जो लास्ट 2 दिन का जो प्राइस एक्शन है, उसमें लगता है कि मुझे एक छोटा पुल बैक गिरावट यहाँ पे आ सकती है, करेक्शन जो है यहाँ पे आ सकता है, जो इसको 220 तक लेके जाएगा। तो 220 का टारगेट यहाँ पे रहेगा, और अगर कोई वो ट्रेड ले रहा है तो 238.80 का आप यहाँ पे 238.60 का एक स्पॉट में आप स्टॉप लॉस भी एबी कैपिटल पे बना के रखेंगे। राइट, तो 3 यहाँ पर सर्वेंस की तरफ से आपके लिए सलाह है गुरुवार के ट्रेड के लिए। उसमें नंबर 1 पर यहाँ पर है आपके लिए बॉट इंडिया, जहाँ खरीदारी की सलाह है, और यहाँ आप स्टॉप लॉस लगा लेंगे 22,990 का, और टारगेट लेके चलेंगे 27,400 का। इसके अलावा 2 सलाह ऐसी जहाँ पर आपको शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं सरवेन साहब, और उसमें है अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर आप शॉर्ट करेंगे विद द टारगेट ऑफ 10,000 माफ कीजिए 9,800 के लिए, और स्टॉप लॉस होगा आपका 10,057 रुपए का। और जैसा उन्होंने कहा कि बाजार के मूड माहौल के साथ ही आगे जाएंगे, तो दूसरा शेयर भी यहाँ पर शॉर्ट की सलाह आदित्य बिरला कैपिटल की, यहाँ पे टारगेट रहेंगे 220 रुपए के, स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे 238 रुपए 60 पैसे का। तो ये 3 स्टॉक्स जहां पर सर्वेंस की नजर रहने वाली है गुरुवार को, आपके लिए भी आपके सामने विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। राइट, चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को खोल देते हैं। दीपा जी हैं हमारे साथ बेंगलुरु से फोन लाइन पर इस वक्त। दीपा जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? Good evening. I'm Deepa from Bangalore. I have Cochin Shipyard. I'm holding Cochin Shipyard
quantity, 60 quantity, Okay. of average 720.36. So now I am in profit actually, but whether I can hold it or I can come out of that. जी जी राइट 60 शेयर कोचिन शिपयार्ड के और अच्छा 538.54 का मुनाफा एक शेयर के ऊपर। 60 शेयर रखती हैं दीपा जी अपने पास कोचिन शिपयार्ड के। सरवेन जी क्या करना चाहिए, क्या इन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अभी और संभाल के रखें? देखिए पहले तो एक पीसीआर को एक रिक्वेस्ट है, ग्राफिक्स में आई थिंक एबर्ट का स्टॉप लॉस 22,990 है, वो एक्चुअली 25,990 है वो स्टॉप लॉस, तो वो सब लोग ध्यान रख लें। जी जी फिर लौट के आता हूँ कोचिन शिपयार्ड पे। देखिए यहाँ मेरी राय ये है कि इनकी बातों से लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म भी इनका नजरिया है और बहुत ज्यादा अगर ये टाइम नहीं देना चाहती है, स्टॉक काफी ओवरबॉट है। मेरे हिसाब से तकरीबन 1400 तक गया था, तो मैं 700 और 1400 ऐसे लेके चल रहा हूँ कि तकरीबन डबल है, डबल हुआ था बट अभी भी तकरीबन डबल ही है। तो आई थिंक मेरी राय रहेगी कि आधा बेच लें, आधा इनका फ्री हो जाएगा। स्टॉक काफी ओवरबॉट है और मुझे लगता है कि वापस एक बार 1100 तक भी गिर सकता है, तो उस समय चाहिए तो दोबारा क्वांटिटी थोड़ी बाई कर सकते हैं, बट फिलहाल मेरे हिसाब से आधा प्रॉफिट बुक कर लें, थोड़ा ड्राई पाउडर बना के रखें। जैसे मैंने बोला है, बाजार बहुत ज्यादा रिस्क लॉट्स बाकी नहीं रहे यहाँ पे। चलिए तो 1100 तक गिर सकता है, तब एक खरीदारी की सलाह। फिलहाल आधा प्रॉफिट बुक करें और यही सलाह होगी कोचिन शिपयार्ड में। एक बार अबाउट का पर्टिकुलर जो सलाह दी थी सरवेन साहब ने, फिर से ले आते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि थोड़े वहाँ पर ग्राफिकल मिस्टेक थी। देखिए एक बार देख लीजिए सरवेन साहब, अबाउट इंडिया में आपने जो टारगेट्स दिए 27,400 के और 25,990 का स्टॉप लॉस, राइट? जी परफेक्ट परफेक्ट। चलिए ये दर्शक भी नोट कर लें इसको, और अगर कोई भूल हो तो उसको ये यहाँ पर भूल सुधार। राइट, आगे बढ़े। हमारे अगले कॉलर है रवि पटेल साहब, अहमदाबाद से कॉल कर रहे हैं। रवि भाई बहुत स्वागत है आपका, सवाल बताएं प्लीज। थैंक यू। मेरे पास पीसीबीएल का 1400 शेयर मैंने कल बाई किया है। ओके, तो आप बताइए उनका क्या है। आपने कल ही बाई किए हैं ये? हाँ कल ही किया है। हाँ चलिए बाई किया आपने और एक साथ 1400 शेयर्स खरीदे। ओके, 284 के टारगेट रेट पर खरीदे हैं और खरीदते ही साथ करीब करीब 13 रुपए का इनको लॉस हो गया। सरवेन जी अब क्या करना है? तो देखिए आई थिंक अगर इनके पास टाइम है यहाँ पे, अगर इनके पास 12 महीने प्लस अगर हैं तो इन रेट से फिर तो बने रह सकते हैं। बट अगर उससे कम के दायरे में अगर ये कहीं इस ट्रेड को देख रहे हैं तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड अगेन जैसे मैंने बोला फेवरेबल नहीं है। नीचे में मुझे लगता है कि कहीं 200-220 के स्तर भी ये कभी छू सकता है हाल फिलहाल में नेक्स्ट 6-9 महीनों में। तो आई थिंक उस तरह की अगर गिरावट पचा सकते हैं तो आई थिंक बने रहे, क्योंकि इवेंचुअली मुझे लगता है कि इसके टारगेट ऊपर के पेंडिंग है, बट कितना नीचे गहरा रिट्रेसमेंट करके कितना गहरा करेक्शन करने के बाद चलेगा ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि जस्ट सेटअप्स बन रहे हैं। बट मुझे लगता है कि इन एरिया से रिस्क रिवॉर्ड नेक्स्ट 3 से 6 महीने के लिए पॉजिटिव नहीं है। तो अगर उस दायरे में है तो उछालों में बेच लें कॉस्ट के आसपास, उससे बड़ा अगर इनके पास दायरा है तो फिर बने रहे। तो रवि साहब, क्योंकि कल ही आपने खरीदारी की और इतनी बड़ी क्वांटिटी में आपने शेयर्स खरीदे हैं, जस्ट अगर आप शेयर करना चाहें क्योंकि इससे दूसरे लोगों को मदद मिलेगी कि किस हिसाब से आपने सोचा कि पीसीबीएल लिया जाए? नहीं मैंने मेरे हिसाब से ही लिया था। कल क्या है कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था पीसीबीएल ने। ओके, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। देखिए मैं इनके लिए विपिन जी एक चीज इनके लिए ऐड कर देता हूँ कि पहले ये समझ लें 270 का जो भाव है ये 10x है। 2020 का इसका लो 27 रुपए है, तो 4 साल में जो थी ऑलरेडी 10x हो गई है, तो वो सुस्ताएगी। तो पैसे तो आपके डेफिनेटली स्टॉक अच्छा है, इतना चला है तो स्टॉक अच्छा है, चल सकता है और भी चलेगा, बट फिलहाल के लिए इतना थक चुका है, इतना ज्यादा भाग चुका है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से और इंक्रीमेंटल आपको इस अगले 12 महीने में कोई बड़ा रिटर्न बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी 10x करके आया है और थका हुआ लग रहा है। नॉट दैट कि हमको थका हुआ लग रहा है ऑलरेडी, और लास्ट 3-4 महीनों से बाजार के साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बाजार ने 3-4 नए हाई मारे हैं, निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने भी नया हाई मारा, लेकिन ये स्टॉक अपना 2023 के स्टार्ट का जो जैन का जो हाई है उसके आसपास भी नहीं पहुंचा, वो हाई था 350 का। तो इट इज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, ये मैं इनको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दूं। राइट, ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो तमाम दर्शक हैं, निवेशक हैं, जब वो कोई भी सौदा बाजार में लेते हैं तो उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन यहाँ पर उसी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने की कोशिश लगातार हम सीएनबीसी आवाज़ पर करते हैं। सरवेन जी जैसे एक्सपर्ट हमारे यहाँ आते हैं और वो आपके फ़ायदे के लिए है। वाइल तो फिलहाल के लिए सलाह तो यही कि अब आपके रेट पर पहुँचे, वहाँ पर आपके लिए थोड़ा 10-12 महीने का इंतजार रहेगा। बहुत ज़्यादा लॉस नहीं, लेकिन क्योंकि आपकी क्वांटिटी बहुत बड़ी है तो लॉस मल्टीप्लाई होकर बड़ा हो जाता है। लेकिन जैसा सरवेन जी ने कहा कि 27 से 270 तक आया, 10x हुआ है, नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उसकी एक सीमा है, यहाँ से थोड़ा सुस्ता आएगा। लेकिन आप अगर रुक सकते हैं तो फिर थोड़ा रुकें ताकि आपका जो इतना बड़ा निवेश है 1400 शेयर का, इसके रिटर्न्स आपको मिल पाएँ।
राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे में से हमारे पास अमित कुमार जैन साहब का सोनीपत हरियाणा से, और बीएल के शेयर्स आप रखते हैं, 200 शेयर हैं, 185 के भाव पर हैं, 48.75 का फायदा है, और इस पर वो सलाह चाहते हैं। राइट सरवेन जी, क्या करना चाहिए बीएल में? देखिए विपिन जी, थॉट यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वैसा ही है कि ये भी 20 रुपए का स्टॉक था और ऑलमोस्ट 12 गुना 15 गुना ऊपर होके आया है। और मैं वही फिल्टर, मेरा बेसिक वही है कि भाई कहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस दिख रही है। तो इस केस में तो क्या है कि बाजार के साथ परफॉर्म करता गया है और अभी नया हाई रखा है रिसेंटली। तो थॉट यही रहेगा कि बने रहे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे। और आई थिंक यहाँ पे मुझे एक जो अच्छा स्टॉप लॉस दिख रहा है वो तकरीबन 217 215 की रेंजेस है। आई थिंक 214 रुपए 40 पैसे का अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के और इतना एक 20 रुपए का ड्रॉडाउन ये झेल सकते हैं तो ट्रेड में बने रहे 15 से 20 दिन और। बट बियॉन्ड दैट आई थिंक और टाइम ना दें। 15 से 20 दिन में जो पैसे बने आई थिंक इनको टेबल में से ले लेना चाहिए। राइट, तो बीवीएल भी अच्छा स्टॉक यहाँ पे काफी उछाल के बाद पहुंचा है। सरवेन जी अपने एनालिसिस से बता रहे हैं, और बढ़िया सलाह की। देखिए ज्यादा नहीं है, 15-20 दिन और आप इसको देखिए। 214 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के फिर यहाँ से जितना उछल जाए 10-15 दिन के अंदर, वहां पर फिर आप अपनी मुनाफा वसूली कर ले, क्योंकि अभी एक अच्छे ठीक ठाक प्रॉफिट पर आप बैठे हैं। ओवरऑल सेंटिमेंट्स के हिसाब से और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से उसके बाद शायद ये नीचे की तरफ आएगा तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। फिलहाल के लिए होल्ड, लेकिन और चाहें तो 10-15 दिन बाद फिर से भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरा एक और शेयर था इनका, इरकॉन इंटरनेशनल, 85 शेयर्स हैं, 232 के भाव पर, और यहाँ पर भी इनको ऑलमोस्ट 18.5 रुपए का फायदा। यहाँ पर क्या सलाह होगी सर? देखिए आई थिंक यहाँ पे भी मेरा थॉट यही रहेगा कि भाई आप देखिए ये स्टॉक नया हाई नहीं रख पा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 2024 के हाई के बाद, जनवरी के बाद ये नया हाई नहीं रख पाया। जब बाजार ने नए हाई रखे हैं, बैंक निफ्टी ने रखा, बाकी सारे इंडाइसेस ने रखा है, तो ये अपने आप में एक हल्का संकेत होता है। तो थॉट यहाँ पे भी मेरा यही रहेगा कि कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस रख लें। अगर इनकी तमन्ना भी है कि हाँ 15 दिन और इसमें खड़े रहना है, तो सबको मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट 15-20 वर्किंग डेज तक खड़े रह लें। उसके बाद आई थिंक इलेक्शन का रुझान, ये वो वॉलेटिलिटी शुरू हो जाएगी, तो थोड़ा पैसा अगर ऑफ द टेबल ड्राई पाउडर रखेंगे तो किसी अच्छे मौके पे उसको निवेश करने का मौका मिलेगा। राइट, चलिए, तो 2 ये शेयर हो गए जिन पे बढ़िया सलाह, और ये काफी लोगों के भी काम आ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनके अलावा भी राइट होल्ड। सरवेन जी का जो राय है इरकॉन इंटरनेशनल पर, इसको भी होल्ड करने की बात कह रहे हैं 232 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। राइट, हमारे साथ अब अनूप जी हैं, इंदौर से हमें कॉल कर रहे हैं। अनूप जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल बताएं प्लीज। सर मेरे पास CDSL है 1100 शेयर 1950 के रेट से। अब मेरा क्वेश्चन एक ये था कि जिस हिसाब से BSE का शेयर बहुत मतलब अच्छी तरीके से उसने हाइक मारा है, उस हिसाब से CDSL ने नहीं मारा है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं CDSL से स्विच करके अब BSE में जा सकता हूँ कि वेट करूँ, ये भी उस हिसाब से बढ़ेगा? अच्छा सवाल है आपका। फिलहाल आप 1100 शेयर्स, अच्छी क्वांटिटी भी, 158 रुपए 70 पैसे का एक फायदा भी है। अब सरवेन साहब, इनका ये है कि कंपेयर कर रहे हैं इसको BSE के शेयर से, तो क्या ये इस वक्त यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करके वहां स्विच करेंगे तो कुछ फायदा होगा? देखिए आई थिंक रेगुलेटरी बातें बीच बीच में चलती रहती हैं, और दोनों स्टॉक डायरेक्टली मार्केट के सेंटिमेंट के साथ रिलेटेड है, और दोनों बहुत ओवरबॉट है। तो जब आप जो पेयर करने की बात कर रहे हैं कि एक बेचें दूसरा लें, ये टेक्निकली तभी हम करते हैं जब हमें एक बहुत ओवरसोल्ड लग रहा होता है किसी डिग्री में और एक काफी ओवरबॉट होता है, तो आप आउट परफॉर्मेंस बेच के अंडर परफॉर्मेंस लेते हैं। इस केस में दोनों ही आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहे हैं लास्ट 2-2.5 साल में। तो आई थिंक वो पेयर ट्रेड तो इनका नहीं बनता है यहाँ पे। CDSL के लिए मैं इनको बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ पे मेरी राय यही रहेगी कि नेक्स्ट 15 डेज बने रहना चाहे तो बने रहें, कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस बना के रखें, ट्रेड को और कॉम्प्लिकेट ना करें, एक में से निकल के दूसरे में ना जाए। अभी आई थिंक पूरे मार्केट पे ही आई थिंक ओवरबॉट स्थितियां बनी हुई हैं, तो कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस रखें, ट्रेड में 15 दिन बने रहें, 15 दिन के अंदर जहां भी मैक्सिमम जो निचोड़ सकें प्रॉफिट, उसको निचोड़ने की कोशिश करें। चलिए जी, तो 15-20 दिन और रखिए, और कोई स्विच करने की जरूरत फिलहाल नहीं है। सलाह दे रहे हैं आपको सरवेन जी, और क्यों दे रहे हैं वो भी उन्होंने समझाया। आपका एक अडानी पोर्ट्स और है, मुझे तो आप संख्या बताएं और भाव बताएं। जी अडानी पोर्ट भी है मेरे पास, 900 शेयर हैं 1300 के रेट से। ओके, अडानी पोर्ट्स 900 शेयर्स 1300 के भाव पे, यहाँ भी आपको ऑलमोस्ट 25 रुपए का प्रॉफिट है। सरवेन जी, यहाँ क्या सलाह होगी? यहाँ मेरे पास इनके लिए एक सवाल है, ये पुराने वाले एक्सीडेंट और वो न्यूज के पहले चढ़े थे या अभी 1300 में चढ़े हैं? अभी लिया है, बट लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। नहीं तो सर, आप तो फिर अगर इस स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं तो जब इसमें बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज और बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट, जब इसमें खराब न्यूज चल रहे थे और ये 600 रुपए का आसपास का भाव चलता था,
उस समय अगर आप हिम्मत करते तो आज आपके पैसे बन रहे होते। मेरे हिसाब से आप वापस इसको रॉन्ग टाइम पे या ओवरबॉट स्थिति में वापस आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो थॉट यही है कि अगले 3 से 6 महीने बहुत ज्यादा पैसा आउट परफॉर्मेंस बनेगी, ऐसा मेरा अभी फिलहाल मानना नहीं है। एक आध स्टॉक आउटलायर हो सकता है और भाग सकता है, बट ब्रॉडली इन अ बास्केट ऑफ 10 स्टॉक्स मुझे लगता है कि 7 से 8 स्टॉक या 9 स्टॉक अंडर परफॉर्म करेंगे, एक आध 2 स्टॉक चल सकते हैं। उनमें से ये है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट मैं ब्रॉडर बास्केट के साथ जाऊंगा। मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस इसके लिए करना मुश्किल होगा। मेरी राय रहेगी कि अभी आपको नुकसान भी नहीं है ज्यादा। मैक्सिमम जैसे मैंने बोला 15 दिन खड़े रहना चाहे तो खड़े रहें, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रखें और जो निचोड़ सके प्रॉफिट वो निचोड़े इसमें से। राइट, कॉस्ट के आसपास का स्टॉप लॉस, 10-15 दिन का वेट, फिर प्रॉफिट ले लीजिए, ये बेहतर होगा। ये स्ट्रेटेजी अभी ज्यादातर लोगों को सरवेन जी दे रहे हैं, अडानी पोर्ट्स के लिए भी वही। राइट, आगे बढ़े। विपुल पटेल साहब भावनगर गुजरात से अब हैं फोन लाइन पर। विपुल जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल बताएंगे प्लीज। सर मेरे पास IRCTC के 250 शेयर्स हैं 375 के रेट से। ये 2-3 साल हो गए हैं सर इसे। तो अब सर ये दोबारा ये अपना हाई कब लगाएगा जो 1200 करीब का था? ठीक है, 2-3 साल से आपके पास रखे हैं तो उतना प्रॉफिट भी देखिए, 663 रुपये 75 पैसे का प्रॉफिट है आपको प्रति शेयर का। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ये अपना हाई कब लगाएगा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो क्या सलाह देंगे सर IRCTC पे? देखिए इन्हीं के सवाल में एक जवाब भी छुपा हुआ है कि 2021 से आज तक नया हाई नहीं लगा पाया। इसका कारण ये सोचें और मुझे भी बताएं कि जब पूरे बाजार ने इतना अच्छा आउट परफॉर्मेंस किया तो स्टॉक क्यों नहीं चल पाया। इनका बहुत अच्छा ध्यान, मतलब देखिए इनका लक अच्छा है, प्लस ये स्टॉक भी अच्छा था नीचे में, नो डाउट। हमने भी इसको 600 के आसपास बहुत रेकमेंड किया है, बट अब नहीं। अब रिस्क रिवॉर्ड, हम प्योरली रिस्क रिवॉर्ड ट्रेडर हैं, अब रिस्क रिवॉर्ड बचे नहीं है। क्योंकि जैसे उन्होंने राइटली पॉइंट आउट किया 1200 का हाई है, अपसाइड अब 150 पॉइंट की है और जो पिछले 3-4 बॉटम बना के आया है वो सारे 550 के आसपास बना के आया है। तो अब आप 550 से कितना दूर है और 1200 से कितना दूर है, अब आपको डिसाइड कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो इनको थोड़ा मुनाफा बांधना चाहिए, थोड़ा ड्राई पाउडर रखें, 1/3 1/4 जो बेचना चाहे बेचें, हाफ बेचना चाहे हाफ बेचें, मुनाफा बांधें। राइट, बहुत अच्छी तरह से समझाया यहाँ पर सरवेन जी ने कि कैसे आप अपने स्टॉक्स को देखें। क्योंकि ज़्यादातर हमारे दर्शक जो हैं, जो कई सालों से अब हमें देख सुन रहे हैं और इनफैक्ट निवेशक भी हैं या नए लोग भी, कैसे किसी स्टॉक को समझें, देखें। क्योंकि आप लोग भी खुद बहुत सारे एनालिसिस करते हैं कि ये उसका बॉटम है, ये उसका टॉप है, तो कैसे उस टॉप और बॉटम को आप देखेंगे, समझेंगे और अपने डिसीजन लेंगे। सरवेन जी ने आपको बखूबी बताया। तो फिलहाल के लिए IRCTC में वो कह रहे हैं कि भाई मुनाफा ले ले तो बेहतर है, आपके पास अच्छा खासा यहाँ पर मुनाफा है। यहाँ से अब ये कितना ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन नीचे के जो 550 के बॉटम है 3 बार बना चुका है, तो उस हिसाब से फैसला करें। राइट, अब एक SMS और हमारे पास योगेश कुमार साहब का आया है और ये आया हरियाणा से। आप पूछ रहे हैं IOC पर सवाल। 1000 शेयर रखते हैं IOC के और 158 के भाव पर आपने शेयर्स लिए हैं। 10 रुपये से 11 रुपये के बीच का इनको प्रॉफिट है 1000 शेयर्स पर। आप क्या करना चाहिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में सरवेन जी? देखिए OMC में बहुत क्लियर थॉट है, अगर 9-12 महीने प्लस का होराइजन है तो बने रहें। थॉट यही है कि भाई इनमें इनको यील्ड भी अच्छी मिलेगी, प्लस लॉन्ग रन में सेटअप्स बहुत अच्छे हैं, स्टॉक्स महंगे नहीं हैं। तो ओवरऑल थॉट यही है कि 9-12 महीने प्लस के होराइजन से अगर खड़े रहना चाहते हैं तो बिल्कुल बने रहें। डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है और आगे चल के मार्क टू मार्केट भी अच्छा बनेगा, ऐसा बन सकता है नेक्स्ट लेवल की जब ब्रेकआउट आएंगे तो। सो आई थिंक अगर वो होराइजन है तो बने रहे। एल्स आई थिंक जैसे मैंने बोला बाजार के लिए कि थोड़ा मुनाफा, थोड़ा ड्राई पाउडर अगर रखेंगे तो मौके इस साल में बिल्कुल मिलने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इलेक्शन ईयर है और कुछ भी हो सकता है, तो मौके मिलेंगे। चलिए जी, तो मौके मिलेंगे यहाँ पर आपको और हमारे अगले कॉलर भी तैयार है उनके मौके के लिए। पुनीत साहब है नोएडा से इस वक्त फोन लाइन पर। पुनीत जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? माफ कीजिए पंकज जी, सॉरी। सर मेरे पास सर इक्विटास बैंक के 175 शेयर हैं 100 रुपीज पर। मैं और परचेज करना चाहता हूँ और मतलब इसको होल्ड करना चाहिए या अभी करना? चलिए, अच्छा सवाल है, अब थोड़ा लंबा लेंगे इसको। इक्विटास SFB के आपके पास 175 शेयर है 100 रुपए के भाव पर। अभी फिलहाल 3 रुपए का लॉस है पर शेयर, 3 रुपए 20 पैसे टू बी प्रिसाइज। और अभी ये और लेना चाहते हैं सरवेन जी, क्या एनालिसिस है इस शेयर के लिए और क्यों है ऐसा सोच रहे हैं कि मैं और लूं इसे? क्या ये सही सोच है? नहीं, देखिए इनकी पसंद रहेगी, मैं उनकी पसंद से इत्तेफाक रखूं या नहीं रखूं, बट उनकी पसंद है तो मैं उस पर जवाब देता हूं। थॉट ये है कि देखिए पहली बात तो इतना फास्ट आप एवरेज करने की नहीं सोचेंगे। एवरेज आप तभी करते हैं जब आपको स्टॉक कम से कम फर्स्ट बाय प्राइस से कहीं 15-20% 20% एटलीस्ट नीचे मिल रहा हो। वहां आपको मालूम है कि अब रिस्क रिवॉर्ड बहुत पॉजिटिव पास में है आपके, क्योंकि अगर आप जो नई क्वांटिटी लेंगे उसमें, मैं हमेशा बोलता हूँ एवरेज करते वक्त नई क्वांटिटी पे तो स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि पुराने क्वांटिटी गुड मनी आफ्टर बैड मनी वो बात सही नहीं होती। तो आप नया जो लेंगे उसमें जरूर एक छोटा कहीं टाइट स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करेंगे।
तो टॉप से 20% नीचे तो टेक्निकली कहीं पे भी आप देखिए डेफिनेशन में लोग बोलते हैं कि भाई बेयर मार्केट शुरू हो गया। तो अगर टॉप से 20% कोई चीज करेक्ट हो गई, मैं कहता हूँ चलिए हाई बीटा है 25% पकड़ लीजिए, टॉप से 25% करेक्ट हो गया तो बेयर मार्केट में आ गया, तब तो आप दोबारा लेंगे ही नहीं क्योंकि चीज बेयर मार्केट में है। तो थॉट ये है कि टॉप से 20-22% अगर नीचे आया हुआ है किन्हीं कारणों से, तो आप 2-3% का स्टॉप लॉस -25 करके 3% का स्टॉप लॉस लगा के 22% नीचे आप पहला एवरेज का ट्रांच डालेंगे, उस ट्रांच में आप जरूर स्टॉप लॉस लगाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर वो ये करना चाहें तो आई थिंक मेरे हिसाब से 100 रुपए के आसपास अगर इन्होंने एंट्री मारी है तो वहां से 20% नीचे कम 80 रुपए के आसपास, उसके पहले इनको एवरेज करने की नहीं सोचनी चाहिए। राइट, तो आई होप कि आपने नोट किया होगा। आज सरवेन जी बढ़िया मूड में लग रहे हैं हमको, क्योंकि वो ना सिर्फ आपको आपके शेयर्स के बारे में बता रहे हैं, लेकिन एक इन डेप्थ जो इनसाइट जिसे कहते हैं ना, बाजार को कैसे देखना है, कैसे रीड करना है, क्या चीज़ें, कौन से फैक्टर्स पीछे से चलते हैं, वो समझा रहे हैं। सर बड़ा मज़ा आ रहा है, पर एक छोटा ब्रेक ले लेता हूँ। यहाँ पर और भी दर्शक हैं कतार में जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तुरंत लौट के आएंगे, ज़्यादा बड़ा ब्रेक नहीं है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। सरवेन जी हमारे साथ बने हुए हैं और अब अगले कॉलर हैं जीत साहब, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। जी जीत, आपका सवाल। सर मेरे पास HDFC बैंक के 50 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 1414। ओके तो इसे कब तक होल्ड करूं? ठीक है जी, 106 रुपए का प्रॉफिट है हर शेयर पे, आप कब तक होल्ड करें? ये सवाल बढ़िया है। सरवेन जी क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे अपने 200 दिन के एवरेज के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जैसे मैंने भी पिछले कॉलर को बोला था कि कुछ मापदंड होते हैं बाजार के, फिल्टर्स, बेसिक फिल्टर्स, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। 200 दिन के एवरेज के नीचे अगर कोई चीज चल रही है तो आप ये मान के चलेंगे कि वो एक डाउन ट्रेंड में है। तो 200 दिन के एवरेज के आसपास सेलिंग आ रही है, विच मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ चल रहा है, शॉर्ट टर्म पुल बैक में भी लोग वहाँ बेच रहे हैं। तो आई थिंक जिस तरह से पूछ रहे हैं कि कितने दिन ऑल होल्ड करूँ, टाइम फ्रेम इनके पास कम है, ये 12-18 महीने प्लस वाले नहीं है, ये स्टॉक क्वालिटी है नो डाउट। लॉन्ग टर्म आप होल्ड करेंगे, इसने रिवॉर्ड किया है सबको, आगे भी अजूम करके चलेंगे कि देश का बड़ा बैंक है, रिवॉर्ड करते रहेगा। पर शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि यहाँ 1350-1280 के स्तर नीचे में आ जाएंगे नेक्स्ट 3-6 महीने में, और इस पर जब तक कि अपना 200 दिन का एवरेज क्रॉस नहीं करता डिसाइसिवली। तो 1560 के ऊपर जब तक जाता नहीं है, 60-70 के ऊपर, तब तक मुझे नहीं लगता कि इनके और पैसे बनेंगे। तो जितना एक 10-20 रुपए उछाल में जितना नियर टू 1550 बेच सकें, आई थिंक इनको बेच लेना चाहिए। जब ट्रेंड पलटेगा तब उसको देखेंगे। राइट, ये हो गई बात HDFC बैंक की। और अब सवाल थोड़ा सोशल मीडिया से। बलवंत सिंह नामधारी, सेल के 1200 शेयर है इनके पास 104 रुपए के भाव पर, कह रहे लॉन्ग टर्म व्यू है इनका 1 से 2 साल का, क्या करेंगे सर? देखिए 1 से 2 साल का समय है, और अगर आप किसी भी चीज में 15 से 20-25% हाई बीटा है तो 25%, अगर आप 15 से 25% बचाने को रेडी हैं किसी भी 12 महीने की अवधि में किसी चीज में लॉन्ग टर्म में, तो आई थिंक मेटल्स में तो स्पेस में अच्छा सेटअप्स बने हुए हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो आई थिंक अगर जो टाइम फ्रेम ये बता रहे हैं, होल्ड। चलिए सेल को होल्ड कीजिए। और इसी के साथ मेरे लिए वक्त आज का समाप्त हो गया है। एंड सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपने वक्त निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और काफी बढ़िया इंसाइट दिया। जाने से पहले लेकिन कोई डिस्क्लेमर्स? जी हमेशा की तरह मैं सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ भी करने से पहले अपने निजी सलाहकार से जरूर बात करें। हम यहाँ आते हैं कम से कम टाइम में बेस्ट से बेस्ट आपको देने की कोशिश करते हैं, बट उतने कम दायरे में सब कुछ नहीं देखा जा सकता, इसलिए जरूर कहीं दूसरी राय जरूर लिया करें कुछ भी करने से पहले। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी के न्यूज 18 नेटवर्क को स्पेशल इंटरव्यू दिया है। चुनाव के दौरान किसी नेशनल न्यूज चैनल के साथ ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला इंटरव्यू है। हमारे ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी, न्यूज 18 लोकमत के एंकर विलास बड़े और न्यूज 18 कन्नड़ के एडिटर हरिप्रसाद के साथ ये पूरा इंटरव्यू प्रधानमंत्री मोदी का। इसमें कई बढ़िया सवाल जवाब देखिए अब से कुछ ही देर में रात 8 बजे CNBC आवाज पर।